राष्ट्रवादी पार्टी से अपना भाग्य आजमा रहे रंजन गुप्ता, कहा कि जनता ने मौका दिया तो युवा, बेरोजगारों और किसानों के हक और अधिकार की करूंगा बात। नमस्कार, मैं आस्था ठाकुर, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर आप तक। रीवा संसदीय क्षेत्र से राष्ट्रवादी भारत पार्टी से लोकसभा के उम्मीदवार रंजन गुप्ता इस मर्तबा चुनावी मैदान में हैं। बता दें कि रंजन गुप्ता इसके पूर्व समाजवादी पार्टी, बसपा और आम आदमी पार्टी में भी रह चुके हैं। वह विधानसभा का चुनाव भी लड़े, हालांकि उन्हें सफलता नहीं मिल पाई। इस मर्तबा वह लोकसभा का चुनाव राष्ट्रवादी भारत पार्टी से लड़ रहे हैं। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा। नमस्कार, मैं टीपी सिंह, खबर आप तक में आपका स्वागत है। आज हम मौजूद हैं अपने रीवा संसदीय क्षेत्र से प्रत्याशी हैं और चुनाव मैदान में आप भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, रंजन गुप्ता जी। मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि आप इस रीवा संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और बसपा, तीन बड़े दल चुनाव लड़ रहे हैं और इन तीन बड़े दल के प्रत्याशियों के बीच आपने चुनाव लड़ने का जो संकल्प लिया है, उसकी वजह क्या है? सर्वप्रथम तो इस रीवा जिले के सभी सम्मानित मतदाताओं को मेरा सादर नमन, सादर प्रणाम। जो आपने सवाल पूछा है कि तीन महत्वपूर्ण दलों के बीच में मैं चुनाव क्यों लड़ रहा हूं और मेरी भूमिका क्या रहेगी। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी में तानाशाह पूरा चल रहा है और हर तानाशाह अपने नीचे एक यस मैन को चाहता है। आज तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी में प्रत्याशी बनाए गए हैं तो वो कहीं ना कहीं यस मैन है, इसलिए उन सभी को काटते हुए उनको टिकट दी गई है। आप उनके 10 वर्ष का कार्यकाल देख लीजिए। इन 10 वर्षों में वो पूरे समय ठेकेदारों से घिरे रहे हैं। उनके ऊपर लोकसभा में जो सांसद को सांसद निधि खर्च करने के लिए जो राशि दी जाती है, बहुत ही गंभीर आरोप लगे हैं कि उसमें भी वो कमीशन खाते रहे। इसके बाद आप देख लीजिए, वादा था कि हर खेत में पानी पहुंचेगा, किसानों को 3 फेज लाइट नहीं मिल रही है, हॉस्पिटलों की दुर्दशा आप देख लीजिए, बेरोजगारों की दुर्दशा आप देख लीजिए। यानी 10 साल का भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल सिर्फ ठेकेदारों के बीच में रहा। आज भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता, यहाँ तक कि आम जनता भी जनार्दन मिश्रा जी को वोट नहीं देना करना चाहती है। दूसरी ओर कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। आज कांग्रेस में अपराधीकरण हो गया। लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस, रीवा की कांग्रेस संविधान बचाएगी, लोकतंत्र बचाने की काम करेगी। मैं उन सभी सम्मानित मतदाताओं से कहना चाहता हूं कि जिस व्यक्ति का ये भरोसा नहीं है कि वो कब कांग्रेस में रहेगा और कब भाजपा ज्वाइन कर लेगा, उससे हम क्या उम्मीद करें कि वो लोकतंत्र या संविधान बचाने का कार्रवाई करेगा या उसके लिए संघर्ष करेगा। आज भाजपा कांग्रेस के बीच में सिर्फ ठेकेदारी की लड़ाई चल रही है। दोनों आम जनता के बीच में आपको कभी नजर नहीं आते, सिर्फ चुनाव के समय नजर आते हैं। तीसरी पार्टी आपने बोला, आज हिंदुस्तान के अंदर आप देख रहे होंगे कि जितने भी विपक्षी दल हैं उन पर ईडी, सीबीआई और उन पर फर्जी मुकदमे लगा करके उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। और आज बसपा के अंदर केंद्र सरकार की ओर से बसपा के वरिष्ठ नेताओं को 22+ सुरक्षा दी जा रही है। तो क्या ये आपको नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, तीनों एक ही दल पे हैं। और जो बसपा के वर्तमान अभी हमारे बीच में प्रत्याशी उतरे हैं दूसरे दल से, वो भी आए। बसपा का भी मूल कार्यकर्ता नाराज है। ऐसे में तीनों दल के कार्यकर्ताओं के बीच में आज इतनी विकट स्थिति है कि वो किसे वोट करें और किसे वोट न करें। तीनों दल के कार्यकर्ता अपने प्रत्याशी को वोट करना नहीं चाहते। आज इस लोकतंत्र को बचाने के लिए, ठेकेदारों से राजनीति को दूर करने के लिए, क्योंकि ठेकेदारों ने यहाँ की राजनीति पे पूरा कब्जा कर रखा है।
और इन तीनों, चाहे आप भाजपा को वोट दें तो भाजपा में जा रहा है, आप कांग्रेस में वोट करें तो भी वो भाजपा में ही जाएगा, और आप बसपा में वोट करेंगे तो वो तो सीधा भाजपा ही में जा रहा है। आज इन तीनों से लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए, रीवा के उन संघर्षशील लोगों के वजूद को बचाने के लिए, जिन्होंने स्वच्छ यहाँ के लोकतंत्र की स्थापना के लिए संघर्ष किया, रीवा को स्वच्छ राजनीति प्रदान की, रीवा को बचाने के लिए और आप सबके उन तमाम लोगों के हक और अधिकार की आवाज़ उठाने के लिए मैं इस लोकसभा में राष्ट्रवादी पार्टी के उम्मीदवार के रूप में उपस्थित हूँ। सांसद बनकर दिल्ली पहुंचते हैं तो आपकी क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? देखिए, रीवा की धरती पर हमेशा ही संघर्षशील लोग रहे हैं, और आज इस रीवा की धरती पे आप वोट बैंक का प्रतिशत उठा करके देखें तो लगभग 4 से 5 लाख के बीच में ऐसे वोट हैं जो भाजपा और कांग्रेस को मिल जाते हैं। और रीवा ने हमेशा इतिहास रचा है और इस बार भी वो इतिहास रचेगी। इस लोकतंत्र को बचाने के लिए निश्चित ही वो रीवा के मतदाता मुझे लोकसभा में भेजेंगे, ये मेरा विश्वास है। रही मेरी प्राथमिकताएं की बात, मैंने हमेशा उन मुद्दों को लेकर के संघर्ष किया है, चाहे वो 20 साल पहले रहा हो चाहे आज रहा हो। मेरी प्राथमिकता है, सबसे पहली प्राथमिकता है जिसके लिए मैं पिछले 20 साल से संघर्ष कर रहा हूँ। हमेशा ज्ञापन दिया, कुलपति का हो, चाहे गिराव किया हो, चाहे शिक्षा मंत्री का गिराव किया हो, हर जगह मैंने दिया है कि इस रीवा लोकसभा के क्षेत्र के अंदर हर विधानसभा में एक कन्या महाविद्यालय और कन्या विद्यालय का स्थापना करवाई जाएगी। दूसरा, हर जनपद क्षेत्र में ई लाइब्रेरी और लाइब्रेरी की स्थापना करवाई जाएगी। वहाँ 100 लैपटॉप की व्यवस्था की जाएगी, जिससे ग्रामीण परिवेश के जो बच्चे आज शहर पढ़ने आते हैं, उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए या हायर एजुकेशन हासिल करने के लिए शहर की ओर रुख करते हैं, वो अपने क्षेत्र में ही रहकर पढ़ाई कर सकें। उनका आने जाने का समय भी बचेगा और उनके खर्चे भी नहीं होंगे। तीसरा, मेरी प्राथमिकता स्वास्थ्य के लिए। आपने देखा होगा कि आज रीवा जिले के हॉस्पिटल में, संजय गांधी हॉस्पिटल या कोई भी हॉस्पिटल, यदि कोई मरीज आता है तो घंटों लाइन में लगकर पहले पर्ची कटवाता है। अगर किसी तरह पर्ची कट जाती है तो उसके बाद जब वो भर्ती हो जाता है तो वरिष्ठ डॉक्टरों से इलाज के लिए भी उसको पहले सिफारिश करवानी पड़ती है। कोई विधायक, सांसद, मंत्री या कोई बड़ा नेता ढूंढना पड़ता है, तब आकर वरिष्ठ डॉक्टर उसका इलाज करते हैं। स्वास्थ्य विभाग के लिए मेरी प्राथमिकता बिल्कुल स्पष्ट है कि हर ग्राम पंचायत और जनपद क्षेत्र में स्वास्थ्य केंद्र के उप केंद्र बनाए जाएंगे। वहाँ पर 24 घंटे डॉक्टरों की उपलब्धता अनिवार्य होगी, और जो जीवन रक्षक दवाएं होती हैं, जैसे आपने अक्सर देखा होगा कि गाँवों में खेत खलिहान में लोग काम करने वाले लोग होते हैं, सांप काट लेता है, बिच्छू काट लेता है, जहरीली कीड़े काट लेते हैं, पानी खेतों के बीच में रहते हैं और 80 किलोमीटर 100 किलोमीटर तक आते वो बच नहीं पाते, और आ भी गए तो हॉस्पिटल में भर्ती होने में उनको घंटों लगता है, इलाज सही समय पर नहीं हो पाता है। तो वहाँ पर उनके लिए जीवन रक्षक दवाएं उपलब्ध रहेंगी ताकि वहाँ पर उनका तुरंत इलाज हो सके और हमारे कीमती जान माल जितना नुकसान हो जाता है वो नुकसान न होने पाए। उनके स्वास्थ्य की रक्षा के लिए उप केंद्र की स्थापना की जाएगी। चौथा हमारा था, जितने भी हमारे पंच रहेंगे, ग्राम पंचायत के जो भी पंच आते हैं, आज उनको हैंडपंप के लिए गली गली भटकना पड़ता है। हर ग्राम पंचायत के पंच को एक हैंडपंप स्वीकृत किया जाएगा और वो अपने इच्छा से जहां भी सार्वजनिक स्थान होगा वहां पर वो हैंडपंप की स्थापना करवा सकते हैं। हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता रोजगार के लिए रहेगी। हर जनपद और ग्राम पंचायत क्षेत्रों के बीच में नौजवान जो अति सूक्ष्म लघु उद्योग के रूप में स्थापित करना चाहते हैं, उनकी कमेटी बनवाकर उनकी एक टीम गठित कर करके उन्हें सबसे पहले प्रशिक्षण के लिए चाहे दिल्ली भेजना पड़े, चाहे बॉम्बे भेजना पड़े, चाहे अहमदाबाद भेजना पड़े, यहाँ तक कि विदेश भी भेजना पड़े, सांसद निधि से उनको भेजा जाएगा। और प्रशिक्षण से लौटने के बाद उनको जो भी व्यय होगा सांसद निधि से व्यय दिया जाएगा कि वो अपना रोजगार वहाँ स्थापित कर सके
और अपने ग्राम का नाम रोशन कर सकें। इसके बाद हमारी प्राथमिकताएं आती हैं। आप देख रहे होंगे शहर के अंदर, माफ़ कीजिएगा, पहले किसानों की बात कर लें। आज हमारा किसान भाई एमएसपी के लिए लड़ रहा है। अरबों रुपए, खरबों रुपए उद्योगपतियों को माफ कर दिए जाते हैं, लेकिन किसानों के एमएसपी की मांग को ठुकराया जा रहा है। यदि मेरे हाथ में रहा और ईश्वर ने मुझे उस जगह पर पहुंचाया तो एमएसपी हर किसान को हर फसल पर एमएसपी की गारंटी होगी। आज मध्य प्रदेश के अंदर जो किसान ठंडी में भी रात के 12 बजे उसको 3 फेज लाइट दी जाती है खेत की सिंचाई के लिए, इस कड़कड़ाती ठंड में जब हमारे नेता, हमारे विधायक, हमारे माननीय लोग 9 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं, 12-5 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री पे पहुंच जाता है, बर्फ जमने के हालात हो जाते हैं। इतनी कड़ाके की ठंड में भी हमारे किसान भाई रात में जग करके खेत में सिंचाई के लिए पानी लगाते हैं। मैं अगर सांसद बनकर पहुंचा तो किसान भाइयों के लिए 3 फेज बिजली 24 घंटे उपलब्ध रहेगी सिंचाई के लिए, उनकी गहाई के लिए, ताकि उन्हें चाहे ठंड हो, चाहे गर्मी हो, चाहे कोई भी मौसम हो, दिन के समय वो अपना काम करें। और जिस तरह से एक नौकरी करने वाला व्यक्ति सुबह 10 बजे निकलता है घर से और शाम को 6 बजे वापस आ जाता है, इसी तरह किसान भाइयों के लिए भी रहेगा कि वो खेत भी अपने उसी नौकरी पेशा व्यक्ति के हिसाब से जाए, सिंचाई लगाए, खेत की गहाई करें और रात को 7-8 बजे तक वापस अपने घर में अपने परिवार के बीच में आकर के बैठ जाए। रोजगार की बात मैंने आपको करी ली है और बात कर रहा था मैं नशे की। आज देखिए, भारतीय जनता पार्टी के इस राज्य में पूरी तरह नशे का बोलबाला है और भाजपा नहीं चाहती कि यहाँ पे नशा और उसका साम्राज्य खत्म हो। उसका कारण ये है कि यदि आप नशा करना छोड़ देंगे तो आप अपने हक और अधिकार की आवाज़ उठाना चालू करेंगे। और भाजपा ये चाहती है कि आप नशा करें और नौजवान पीढ़ी पूरी तरह नशे की गिरफ्त में रहे, तभी उनके पीछे वो जिंदाबाद का नारा लगाते हुए घूमेगी। उससे आप व्यापारी समाज से आते हैं, व्यापारी समाज का कोई राजनीतिक वजूद है नहीं, कितना आप मानते हैं कि व्यापारी समाज आपको वोट करेगा? जी, आपने बिल्कुल सही बात कही। आज इस बिंदु से लेकर के पूरे मध्य प्रदेश और पूरे हिंदुस्तान में एक ही उदाहरण दिया जाता है। एक कहावत प्रचलित है कि नींबू, आमा और बनिया यानी व्यापारी को जितना निचोड़ा जाए वो उतना ही रस देता है। और आज की वर्तमान परिस्थिति में आज व्यापारी को इतना निचोड़ दिया गया है कि अब उसका बीज निकल आया है, छिलका खत्म हो गया, उसका रस निकल गया, उसका गूदा निकल गया और अब सिर्फ बीज बचा हुआ है। आज मैं उन व्यापारियों के साथ साथ आज यहाँ पर रमेश सोनिया को कोई टिकट देने वाला नहीं है, आज दिनेश कुशवाहा को कोई टिकट देने वाला नहीं है, आज रमेश यादव को कोई टिकट देने वाला नहीं है, आज राजेश दाहिया को कोई टिकट देने वाला नहीं है, आज रमेश मिश्रा को, जो संघर्षशील साथी हैं, जो रीवा की आवाज उठाते हैं, उन ठेकेदारों के कारण कोई टिकट देने वाला नहीं है। ऐसे तमाम लोगों के वजूद की खातिर, ऐसे तमाम संघर्षशील लोगों की खातिर और खासकर व्यापारी वर्ग से मेरा भी निवेदन है कि आपके हक और अधिकार के लड़ने के लिए, उन सब के हक और अधिकार जो अपनी आवाज़ नहीं उठा पा रहे हैं, जिनकी आवाज़ दबा दी जाती है, और इस लोकतंत्र की रक्षा के लिए, इस लोकतंत्र को बचाने के लिए मैं आपके बीच में और व्यापारी के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए उनके बीच में खड़ा हूँ। आप समाजवादी पार्टी में भी रहे हैं, आप आम आदमी पार्टी में भी रहे हैं, कई पार्टियों का आपके पास अनुभव है। अब आपने नई पार्टी ज्वाइन की है, तो किन मुद्दों को लेकर के आप लोगों के बीच में जाएंगे और उनसे वोट देने की अपील करेंगे? ये बिल्कुल सही बात है। मैं समाजवादी में भी रहा और आम आदमी में भी रहा, बीच में कुछ समय के लिए बसपा में भी था और बसपा से रीवा महापौर से मेरी धर्मपत्नी जी कंचन रंजन गुप्ता जी ने महापौर का चुनाव भी लड़ा था। मैं इन तीनों दल में रहा, लेकिन मैं कभी भाजपा और कांग्रेस में नहीं गया। इन तीनों दल में रहकर मुझे ये लगता था, जब भी मैं सपा में रहा, कि कहीं ना कहीं बसपा में रहा या आम आदमी में गया,
ये कहीं ना कहीं वास्तव में भाजपा और कांग्रेस के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन जब चुनाव का समय आता है तो ये तीनों ही दल, आज आम आदमी पार्टी भी देख लीजिए, कांग्रेस के साथ हाथ मिलाकर के बैठी हुई है। समाजवादी पार्टी सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित रह गई है, उत्तर प्रदेश से बाहर नहीं निकलना चाहती है। और बहुजन समाज पार्टी, माननीय काशीराम साहब ने जो बहुजन समाज पार्टी खड़ी की थी, आज उसमें सिर्फ माया जी का बोलबाला हो गया है। आज वहां पर माया का भार देखा जाता है। ये तीनों ही दल सिर्फ और सिर्फ भाजपा और कांग्रेस के चंगुल में फंस करके अपना अस्तित्व समाप्त कर चुके हैं। और ये दोनों दल चाहते हैं, भाजपा और कांग्रेस, कि मध्य प्रदेश के अंदर कोई तीसरा राजनीतिक विकल्प तैयार न होना पाए और जनता मजबूरी में या तो भाजपा को वोट दे या कांग्रेस को वोट दे। राष्ट्रवादी पार्टी यहीं रीवा लोकल में बनी हुई पार्टी है, जिसका गठन अभी इस विधानसभा के समय ही हुआ। और ऐसे में इस पार्टी से लड़ने का निर्णय मैंने इसलिए लिया कि यहाँ पर अब तीसरे मोर्चे के रूप में हम लोग इस पार्टी को विकसित करेंगे और आने वाले समय में तीसरे मोर्चे का प्रारूप प्रदान करेंगे। राष्ट्रवादी पार्टी से कितने सीटों पर चुनाव लड़ रहा है पूरे मध्य प्रदेश में? देखिए, पार्टी अभी नहीं है और इसकी जानकारी तो हमारे सम्मानीय अध्यक्ष ही दे सकते हैं। मैं अपनी रीवा की बात कर रहा हूं और रीवा में अभी मैं आपके समक्ष उपस्थित हूं। तो ये थे राष्ट्रवादी पार्टी से प्रत्याशी रंजन गुप्ता जी, जिन्होंने बताया कि जिनके अधिकारों, जिनके हक के लिए कहीं कोई आवाज़ नहीं उठाता, वो इन मुद्दों को लेकर के चुनाव मैदान में हैं और उनके हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़ेंगे। धन्यवाद। टीपी सिंह।